हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य में आदिकाल से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार परीक्षाओं में यहाँ से 1-2 नंबर से अवश्य पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी राज रासो किस भाषा में रचित है। ये भैया क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए, पहले प्रश्न पर तो बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसकी भाषा बताना है। मतलब पृथ्वी राज से जुड़ा हुआ प्रश्न में बदलाव भले हो, लेकिन 1 नंबर में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि पृथ्वी राज रासो किसका है, या इसकी भाषा क्या है, या किस स्थान से संबंध रखता है, या किस युग से संबंध रखता है। यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर भैया भाषा पूछी गई है, अवधी है, ब्रज है, अपभ्रंश है, मिस्र भाषा। विकल्प यहाँ पर भैया डी सही हो जाएगा, मिस्र भाषा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आदिकाल की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। भक्ति भाव का प्रसार, नारी सौंदर्य का वर्णन, शौर्य और देशभक्ति का वर्णन, सामाजिक सुधार। तो भैया आदिकाल की जो रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य था वो शौर्य और देशभक्ति का वर्णन था, इसलिए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा सी। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 कह रहा है वीर गाथा काल में कौन सी जाति का प्रभाव अधिक था। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। ये भी क्वेश्चन भैया स्टार लगा लीजिए कि वीर गाथा काल में मतलब आदिकाल के बारे में ही बात की जा रही है। कौन सी जाति का अधिक प्रभाव उस समय था, तो क्षत्रिय लोगों का प्रभाव उस समय अधिक था, इसलिए भैया विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न 4 भैया कह रहा है आदिकाल की अधिकांश रचनाएं किस लिपि में पाई गई हैं। उत्तर है, यहाँ पर विकल्प नहीं दिए गए, सीधे रट लेना है। आदिकाल की जो रचनाएं रही हैं अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा वो देवनागरी लिपि में पाई गई हैं, और हिंदी की देवनागरी लिपि है। ध्यान रहे दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है पृथ्वी राज रासो के अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध रासो ग्रंथ कौन सा है। प्रश्न 5, पृथ्वी राज रासो के अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध रासो ग्रंथ कौन सा है। आलाखंड, पृथ्वी राज विजय, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो। तो ध्यान रहे दोस्तों, पृथ्वी राज रासो के अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध रासो ग्रंथ जो है वो है हम्मीर रासो, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले आलोचक कौन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, नामवर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है आलाखंड किस क्षेत्र से संबंधित वीरगाथा है। कन्नौज है, दिल्ली है, बुंदेलखंड है, राजस्थान। तो आलाखंड भैया ये स्थान से संबंधित रहता है, बुंदेलखंड से, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है पृथ्वी राज रासो के लेखक का वास्तविक नाम क्या था। पृथ्वीराज चौहान, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, माधव। तो ध्यान रहे भैया, पृथ्वी राज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 कह रहा है आदिकालीन भाषा का स्वरूप कैसा था। संस्कृत मिश्रित हिंदी, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी, खड़ी बोली। तो भैया आदिकालीन भाषा का जो स्वरूप रहा है वो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी रहा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। आदिकाल के कवियों की भाषा किसे कहा गया है। अपभ्रंश, प्राकृत, देशज हिंदी, रासो भाषा। तो भैया आदिकाल के कवियों की जो भाषा है ये किसे कहा गया है, तो अपभ्रंश को कहा गया है। ध्यान रहे भैया, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 कह रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को भैया वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को भैया वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को भैया वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया, कि भक्ति काल से, कि प्रारंभिक काल, कि मध्यकाल। तो ध्यान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आलोचक रहे हैं इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। और ये भी ध्यान रखिएगा, देखो एक क्वेश्चन कितने प्रकार से घुमाकर इसमें पूछा गया है, इसलिए इस क्लास को बहुत ढंग से देखिएगा। आदिकाल से ही जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं से 1-2 नंबर में इसमें से अवश्य फंसेगा। पूरी क्लास को वॉच करिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को क्या कहा है। प्रारंभिक काल, प्राकृत काल, वीर काल, रासो काल। तो ध्यान रहे भैया, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं आदिकाल को प्राकृत काल कहते हैं, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ।
14 कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल, रासो काल। तो भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, इसलिए विकल्प आपका बी सही है, प्रारंभिक काल। प्रश्न 14 भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीरगाथा काल। प्रश्न 14 कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल, रासो काल। तो भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को भैया प्रारंभिक काल कहा है, यहाँ पर विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है रामविलास शर्मा ने आदिकाल को किस नाम से स्वीकार किया है? वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, ऐतिहासिक काल, पूर्व काल। तो रामविलास शर्मा ने भैया आदिकाल को किस नाम से स्वीकार किया है? तो ध्यान रहे भैया, ये रामविलास शर्मा जो हैं ये अपभ्रंश काल के हैं। 15 है भैया रामविलास शर्मा ने आदिकाल को किस नाम से स्वीकार किया है? तो वीरगाथा काल है, अपभ्रंश काल है, ऐतिहासिक काल है, पूर्व काल है। तो दोस्तों ये बताना है कि रामविलास शर्मा जो आचार्य रामचंद्र वीरगाथा काल वही स्वीकार किया है या फिर कोई दूसरा नाम दिया है। यहाँ पर आंसर में आपको दिया गया है वीरगाथा काल ही, लेकिन कमेंट में आपको कोई डाउट हो तो इसको अवश्य बताइएगा, वीरगाथा काल। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 कह रहा है आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? 1000 से 1400 ईस्वी, 1050 से 1375 ईस्वी, 1200 से 1500 ईस्वी और 1400 से 1700 ईस्वी। तो ध्यान रहे भैया आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय रहा है 1050 से 1375, यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। आदिकाल का दूसरा नाम रासो काल किसके कारण पड़ा? चंद्रबरदाई की रचनाओं के कारण, पृथ्वीराज की वीरता के कारण, उस समय की रचनाएं रासो नाम से प्रसिद्ध थीं, भाषा की सरलता के कारण। तो ये बताना है। तो भैया उस समय की रचनाएं जो थी वो रासो नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए रासो काल इसका एक नाम पड़ गया। इसलिए विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा? विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है वीरगाथा काल नाम देने का प्रमुख कारण क्या था? भक्ति का प्रसार, वीरों के कार्य का वर्णन, श्रृंगार रस का प्रयोग, सामाजिक सुधार। तो भैया वीरगाथा काल नाम देने का प्रमुख कारण जो था वीरों के कार्यों का वर्णन था, वीरों के कार्यों का वर्णन। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 काल के ग्रंथों में प्रमुखता किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस। तो ध्यान रहे भैया आदिकाल के ग्रंथों का प्रमुख रस जो रहा है वो भैया वीर रस रहा है। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 कह रहा है प्रारंभिक काल नाम से आदिकाल को किसने पुकारा? तो प्रारंभिक काल पुकारने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं या नामवर सिंह है, बताना है। तो भैया यहाँ पर आंसर आपको दिख ही गया है, प्रारंभिक काल से आदिकाल को पुकारा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प आपका सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है रासो काल शब्द का प्रयोग किस युग के साहित्य के लिए होता है? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ध्यान रहे भैया रासो काल शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो आदिकाल के लिए हुआ है। विकल्प आपका भी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 कह रहा है आदिकाल को वीरकाल कहने का क्या कारण है? धार्मिक भावना, युद्ध और शौर्य का वर्णन, भक्ति रस का प्रभाव, प्रेम कथा का वर्णन। तो ध्यान रहे भैया आदिकाल को वीरकाल कहने का कारण जो रहा है वो है भैया युद्ध और शौर्य का वर्णन। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 कह रहा है प्राकृत काल नाम से आदिकाल का उल्लेख किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो प्राकृत काल नाम से आदिकाल का उल्लेख करने वाले भैया डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न 24 कह रहा है आदिकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आरंभिक काल, मध्यकालीन समय, नवीन काल, अंतिम काल। तो ध्यान रहे भैया आदिकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आरंभिक काल, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ। 25 कह रहा है वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन सी विशेषता प्रमुख थी? भक्ति भावना, नारी सौंदर्य, वीरता और देशभक्ति, दार्शनिकता। तो भैया वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन सी विशेषता इनकी प्रमुख थी? तो वीरता और देशभक्ति थी। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। वीरगाथा काल के कवि प्रायः किस वर्ग से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वीरगाथा काल के कवि भैया प्रायः
क्षत्रिय थे, इसलिए विकल्प बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। रासो काल की भाषा किस रूप में जानी जाती है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, रासो भाषा, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, अवधि। तो भैया रासो काल की भाषा जो है वो रासो भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के रूप में जानी जाती है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28 कह रहा है हिंदी साहित्य के 4 कालों में आदिकाल कौन सा है? पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल। तो यहाँ पर ध्यान रहे भैया, जो पहला काल होता है उसको आदिकाल कहा जाता है, विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 कह रहा है आदिकाल के साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह हिंदी का आरंभिक विकास दर्शाता है, यह आधुनिक कविता की नींव रखता है, यह अंग्रेजी प्रभाव दिखाता है, यह भक्ति आंदोलन को जन्म देता है। तो यह हिंदी का आरंभिक विकास दर्शाता है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है वीरगाथा काल नाम का प्रचलन किस आलोचक से आरंभ हुआ? तो वीरगाथा काल का नाम का प्रचलन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, नामवर सिंह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो ध्यान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाता है। प्रश्न 30 यहीं पर क्लास समाप्त होती है। आशा करते हैं दोस्तों क्लास समझ में आई हो। अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिए। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1-2 नंबर में परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, बेहतर से बेहतर क्लास के साथ। थैंक यू दोस्तों।